हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो 4 बजे की क्लास में अभी हम रिवीजन क्लास लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो आज मैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिससे क्वेश्चन रहता है और किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं वो भी हम देखेंगे और कैसे आंसर लिखना है वो भी देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एरिक्सन थ्योरी है, जिसको हम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को जो है एरिक्सन ने इसके लिए सिद्धांत दिया है, थ्योरी दी है। तो इसी से रिलेटेड जो है आज हम लोग क्लास करेंगे, इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आंसर कैसे लिखना है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मैं एक बात बता दूं, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहता है। 4 टॉपिक, 4 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्डहुड में, उन चारों को करना। पाइगेट थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी, वाइगोत्स्की एंड एरिक्सन, ये चारों को थ्योरी को आपको करके जाना होगा। तो चलिए एरिक्सन की थ्योरी को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मनोसामाजिक सिद्धांत है क्या। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है। तो देखिए, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जिसको हम लोग साइको सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने जो है एक दिया था। देखिए, इसका मतलब होता है कि बच्चे का जैसे जन्म होता है वैसे वो किस बोल सकते हैं कि सामाजिक चीज़ों से गुजरता है, अपने मन स्थिति से गुजरता है, उसके दिमाग में, उसके जो है दिल में क्या क्या चीज़ें चलती रहती है, कौन कौन सी चीज़ें से वो जो है स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ता है, ये सारी चीज़ों को जो है इसमें दिया गया है। तो ये जो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने जो थ्योरी दी थी, इन्होंने थ्योरी जो है 5 चरणों में दिया है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड का जो मनोसामाजिक सिद्धांत था वो 5 चरणों में था, उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो उसी थ्योरी को हमारे एरिक्सन ने जो है आगे बढ़ाया और इसको जो है 8 चरण यानी कि 8 स्तर जो है इसका बताया कि किस तरह से एक इंसान जब जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक कैसे 8 चरणों से गुजरता है और क्या क्या चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं, उसके जो है मन में चलती है। यही है मनोसामाजिक सिद्धांत। ये विकास कैसे कैसे होता है उसी के बारे में। आइए देखिए, ये क्वेश्चन आता कैसे है वो भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन करके आएगा, या फिर जो है और भी मैं आपको दिखा दूं, मैंने क्वेश्चन इसके ऊपर बना दिया है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आप देख लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन करें। सिंपल वे में यही आता है ज़्यादातर, लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जैसे कि उसने अगर दे दिया आज एरिक्सन के सिद्धांत का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो वो भी जो है उसी से मिलता जुलता जाएगा। पहले तो एरिक्सन के सिद्धांत को लिखेंगे और किस तरह से आज के टाइम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एरिक्सन के सिद्धांत को कक्षा में कैसे लागू करते हैं, क्लासरूम में जो है कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम आगे देखेंगे। फिर लिखेंगे मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है, व्हाट इज साइको सोशल थ्योरी, मनोसामाजिक सिद्धांत है क्या, ये क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है, राइट 8 स्टेजेस ऑफ एरिक्सन थ्योरी। तो इस तरह से 5 तरह से, इस क्वेश्चन को ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करता है, 5 तरह से ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आंसर एक ही है और वही जो है इन 5 तरह से अगर पूछा जाए तो भी लिखना है आपको। तो चलिए अब हम आंसर देखेंगे कि आंसर हमें लिखना कैसे है। हिंदी इंग्लिश दोनों मिलकर के आपको मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए, इनका पूरा नाम क्या है, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने सर्वप्रथम 8 स्तरीय मानव विकास का सिद्धांत 1950 में दिया। थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। और इन्होंने अपनी ये किस में दिया है, तो इनकी एक पुस्तक रिलीज हुई थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, उसमें इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, यहाँ पर भी है एरिक एरिक्सन ने जो है किस तरह से कौन से ईयर में दिया, ये इंग्लिश में है। आइए, एरिक एरिक्सन ने जो है 8 अवस्थाएं बताई हैं। कितने स्टेजेस बताए हैं, 8। जो बुक इन्होंने लिखी थी उसमें जो है अध्याय का नाम था मनुष्य की 8 आयु। ये
जो साइको सोशल थ्योरी है, इसका नाम लिखा था चैप्टर का मनुष्य की 8 आयु। ठीक है, इसके बारे में एरिक्सन का विचार था कि मनोसामाजिक सिद्धांत विकास में मनुष्य की जैविकीय रूप से यानी कि जेनेटिकली स्वरूप प्रदान करता है। यह सभी व्यक्तियों में होता है। फ्राइड की भांति एरिक्सन ने भी इस बात पर बल दिया कि व्यक्तित्व और व्यवहार जन्म के बाद न कि जन्म से पहले किस प्रकार प्रभावित होते हैं। जब देखिए एकदम हम लोग ना इसको रियलिटी से कनेक्ट करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं? क्या उसके आसपास के लोगों के बारे में उसकी धारणाएं बनी रहती हैं? नहीं। जैसे जैसे वो अपना उसका विकास होता है, उसका ग्रोथ होता है, वैसे वैसे उसके अंदर जो है बहुत सारी धारणाएं बनती है। किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर के उसकी एक सोच बनती है। किसी को ज़्यादा पसंद करता है, किसी के पास जाना उसको अच्छा लगता है, किसी के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो इनका कहना है एरिक्सन का, और इस सेम चीज सिगमंड फ्राइड ने भी बोला था कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद ही उसकी पर्सनालिटी और उसका बिहेवियर जन्म लेता है। वो उसके धीरे धीरे उसके एक्सपीरियंस, उसके अनुभवों के आधार पर होता है। और सही बात है, अगर हम रियलिटी से कनेक्ट करके देखें तो ऐसा ही होता है। ठीक है, एरिक्सन के सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु यह है। अभी एरिक्सन के सिद्धांत में सेंट्रल पॉइंट क्या है, आइए वो देख लेते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु यह है कि मानव के व्यक्तित्व का विकास कई पूर्व निश्चित अवस्थाएं हैं जो सार्वभौमिक होती हैं, यूनिवर्सल होती है, जो सभी के साथ होता है। देखिए कुछ स्टेजेस तो अगर हम बात करें, अभी हमने इतना ज़्यादा पढ़ा है इसके बारे में तो हम तो खुद से ये बात बोल सकते हैं, कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं इंसान की लाइफ में जो फिक्स होते हैं, लेकिन उसमें हर किसी का रिस्पॉन्स करने का तरीका, उसके साथ अनुक्रिया करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए रिजल्ट जो है हर किसी के साथ अलग अलग होता है। कोई बहुत सक्सेसफुल होता है, कोई कम होता है, कोई बिल्कुल नहीं होता है। तो ये हमारे रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग होता है। तो यही इन्होंने भी बोला है कि कुछ पूर्व निश्चित, पहले से ही निश्चित अवस्थाएं होती हैं इंसान के विकास में, और जो सभी के साथ होता है। जिस प्रक्रिया द्वारा ये अवस्थाएं विकसित होती हैं वो विशेष नियम द्वारा नियंत्रित होती है। इस नियम को पश्चात नियम यानी कि एपिजेनेटिक प्रिंसिपल कहा जाता है। अब आइए हम देखेंगे मनोसामाजिक अवस्थाओं की विशेषताएं। जो जो स्टेजेस बताई गई हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या है। प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में एक संक्रांति यानी कि क्राइसिस होती है, जिससे अभिप्राय है जीवन काल का एक ऐसा वर्तन बिंदु यानी टर्निंग पॉइंट जो इस अवस्था में जैविक परिपक्वता तथा सामाजिक मांग दोनों में अंतःक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति में उत्पन्न होता है। देखिए दम हर एक स्टेज, हमारे लाइफ का ये जो पूरा स्टेज है, हर एक स्टेज पे एक टर्निंग पॉइंट होता है। मान लीजिए अभी आप जो है चाइल्डहुड की स्टेज में हैं, चाइल्डहुड की स्टेज में है तो आप स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते टाइम में आपके साथ दो बच्चे को हम लेते हैं। एक बच्चा जो है स्कूल जाता है तो उसको पढ़ने में ध्यान है, उसको है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो कर रहा है। ठीक है, साथ ही एक बच्चा है जिसका थोड़ा मन डाइवर्ट होता है, बहुत ज़्यादा चंचल है, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता, लेकिन लगाना चाहता है लेकिन नहीं हो पाता है। साथ ही जो बच्चा चंचल है उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, उसकी लाइफ में जो उसकी चंचलता होती है वो ख़त्म हो जाता है और वो अपनी लाइफ में बहुत सीरियस हो जाता है। तो वो टर्निंग पॉइंट किसी भी कारण की वजह से आ सकता है। वो हो सकता है कि वो जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हो वो उससे दूर चला जाए, या उसी से उसको डांट मिले, या उसी से उसको कुछ ऐसा मिले। मतलब ये चीज़ें जो है हर एक स्टेज में हमें मिलती है और वहाँ से हमारा जो है टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। तो यही बोला गया है। और ये जो चेंजेस आते हैं हमारे सोसाइटी से के साथ हमारा कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, हमारी सोसाइटी हमसे क्या मांग करती है, हमारा जो है हेरिडिटी की वजह से हमारी जो चीज़ें हैं अंदर हमारे शरीर के अंदर है वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है, इन सभी की वजह से ये चेंजेस आते हैं। दूसरा जो पॉइंट इसका दिया हुआ है वो है प्रत्येक मनोसामाजिक संक्रांति यानी साइको सोशल क्राइसिस में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही तत्व होते हैं। बिल्कुल
हम जब भी किसी भी स्टेज से गुजरते हैं तो इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट आता है और एक निगेटिव आता है। हो सकता है कि हम उस स्टेज में जो है सक्सेसफुल हो जाएं तो वो पॉजिटिव हो गया, अगर हमें उसमें सक्सेस नहीं मिला तो हमारा वो निगेटिव हो जाता है। तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो है प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था के संक्रांति में को व्यक्ति को दूर करना होता है या उसका समाधान करना। द प्रॉब्लम हर एक स्टेजेस पे आते हैं, तो हमें उनका या तो उसको फेस करना है, उसको जो है उसका सॉल्यूशन निकालना है, या उसके साथ हम भागें या फंस जाए या हार मान जाए, वो हमारे ऊपर है। और हम जैसे करते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। यही चीज़ें आपको इंग्लिश में भी दी गई है, ठीक है। चौथा पॉइंट है हर मनोसामाजिक अवस्था में कर्मकांडता यानी कि रिचुअलाइजेशन, कर्मकांड यानी रिचुअल तथा कर्मकांडवाद यानी रिचुअलिज्म होते हैं। इसे एरिक्सन ने बोल सकते 3R के थ्रू जो है उन्होंने बताया है एरिक्सन ने। कर्मकांडता क्या है? समाज के दूसरे व्यक्ति के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत ढंग से अंतःक्रिया करना। ऐसे व्यवहार थोड़े थोड़े समय के बाद अर्थपूर्ण संदर्भ में दोहराए भी जाते हैं। कर्मकांड क्या होता है? रिचुअल वयस्क समुदाय द्वारा आवर्ती स्वरूप के महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने के लिए किए गए कार्यों से होता है। कर्मकांडवाद क्या होता है? कर्मकांडता होता है कि उत्पन्न विकृत यानी डिस्टॉर्शन से होता है। इससे व्यक्ति का ध्यान स्वयं अपने ऊपर ही केंद्रित होता है। तो ये 3R जो है इंसान के अंदर होता है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है इंसान रिस्पॉन्स करता है। प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था का निर्माण उससे पहले की अवस्था में हुए विकासों से संबंधित होता है। हमारा हर एक स्टेज जो गुजर रहा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम पहले स्टेज में असफल हुए हैं तो उसका असर डेफिनेटली हमारे सेकेंड स्टेज पे होगा। अगर हम सेकेंड स्टेज में सफल हो गए, वो पहले स्टेज को मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके और उसको बीट करते हुए, तो उसका सेकेंड स्टेज में सफल हुए तो थर्ड स्टेज में पड़ेगा। तो एक दूसरे से स्टेजेस जो है कनेक्टेड होते हैं। इंग्लिश में है। अब आइए, मेन तो यही है, इसी को हमें समझना है। आई होप कि अब दिख रहा होगा। देखिए, पहला स्टेज जो एरिक्सन के अकॉर्डिंग इंसान की लाइफ में आता है, एकदम हम बचपन से ले रहे हैं, एकदम रियलिटी में आइए और आप कनेक्ट कीजिए। एक बच्चे का जन्म हुआ, 0 अभी उसका ना ईयर है ना मंथ्स है, 1 डे का हुआ है, और 18 महीने तक उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चलती हैं। बच्चे का जन्म हुआ है, वो बच्चा का जो है 18 महीने तक उसके मन में क्या क्या चीज़ें चलेंगी। उसके साथ 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो विश्वास उसके अंदर में पनप सकता है या अविश्वास पनप सकता है। अब ये कैसे होता है? तो जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं, जो केयर टेकर है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उस बच्चे के अंदर जो है कॉन्फिडेंस बनाया जाए। और वो कब बनता है? जब उनको सही तरीके से उस बच्चे का जो है विकास करें, सही तरीके से उसका पालन पोषण हो तब। अगर ऐसा नहीं होता है, सही तरीके से बच्चे का अगर पालन पोषण नहीं होता है, तो उसमें कौन सी भावना जन्म लेती है? उसके अंदर अविश्वास यानी मिसट्रस्ट की भावना जन्म लेती है। और सही तरीके से होता है तो ट्रस्ट की। 18 महीने के बच्चे के अंदर जो है अविश्वास पनप सकता है। क्या आप सोच सकते हैं अगर ये थ्योरी हमारे पास नहीं होती तो? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसी तरह टाइम से उसका जो है विकास अंदरूनी तौर पे भी होने लगता है। दूसरा स्टेज इसमें बताया गया है 18 मंथ से लेके 3 इयर्स तक, 18 महीने से लेके 3 साल तक के एक बच्चे में कौन कौन सी भावनाएं जो है पनप सकती है। एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। या तो आपको वो पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा या निगेटिव की तरफ। तो क्या हो सकता है? ऑटोनॉमी मतलब कि स्वायत्तता या फिर शर्म। देखिए ये क्या है, जब 18 महीने का बच्चा हुआ उसके बाद 3 साल तक के बच्चे में क्या हो सकता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो फुल्ली जो है हर तरीके से अपने केयर टेकर जो उसके आसपास के लोग हैं उन पे डिपेंडेंट रहता है, खाने से लेकर के वॉशरूम बाथरूम सब के लिए।
लेकिन जैसे ही बच्चा 18 महीने का होता है धीरे धीरे उसे ये सिखाया जाता है कि वो खुद पे डिपेंड करे। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बने। इसमें स्टार्टिंग जो किया जाता है वॉशरूम के थ्रू किया जाता है। बच्चों को बताया जाता है कि उसको बाथरूम जो है खुद से जाना है, खुद से करना है, ये धीरे धीरे सिखाया जाता है। अगर उस बच्चे को सही तरीके से सिखाया जाता है और वो बच्चा जो है सही तरीके से सीख लेता है तो उसके अंदर कौन सी भावनाएं पनपेगी? तो ऑटोनॉमी की भावना, स्वायत्तक की भावना, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट की भावना। अगर बाय द वे अगर उस बच्चे में ये चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई, ये विकसित नहीं हो पाए, इसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है उसको बताने वाला कोई ना हो, सिखाने वाला कोई ना हो, सही तरीके से ना बताया जा रहा हो, सही तरीके से वो ले ना रहा हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब है कि उस बच्चे में कौन सी भावना जो है वो पनपेगी? शेम की, शेम एंड डाउट की। अंडर कॉन्फिडेंट होगा, उसको अपने ऊपर जो है शर्म आएगा। अगर मान लीजिए उसको बाथरूम के लिए अभी 3 साल तक को हो चुका है और उसको डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है किसी पे, तो जाहिर सी बात है उसको शर्म आएगा। तो शेम एंड जो है डाउट की भावना पनपेगी। तीसरा स्टेज अगर आप देखेंगे 3 से 5 साल तक के बच्चे का है, इसमें कौन सी जो है भावनाएं पनपती है? तो इसमें भावना होती है इनिशिएटिव या फिर गिल्ट की। ये क्या है? पहल। देखिए 3 से 5 साल का बच्चा आप जानते हैं कि सोशली थोड़ा इंटरेक्ट होने लगता है। कोई भी काम करना है अगर वो बच्चा आगे आकर के खुद से, मतलब ये बातें भी सिखाई जाती हैं लेकिन ये धीरे धीरे उसके अंदर खुद से भी आती है। अगर पहला और सेकेंड स्टेज जो है सक्सेसफुल रहता है, उसके लाइफ में पॉजिटिव आता है, तो ये थर्ड स्टेज उसके अंदर खुद ब खुद होता है कि बच्चे को अगर जैसे कि कोई काम है और वहाँ पे बच्चा खड़ा है तो खुद से इनिशिएट करेगा कि मुझे करना है, या फिर वो सीखना चाहेगा, वो काम को करने के लिए सीखेगा कि ये कैसे किया जाता है। तो ये इनिशिएटिव लेना, ये पहल लेना, ये बच्चे के अंदर ये भावना पनपती है 3 से 5 साल के अंतर्गत। अगर बच्चे में फर्स्ट और सेकेंड स्टेज अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है तो ये भावना नहीं आ पाएगी। उसको तो पहले खुद ही वो सेल्फ डिपेंडेंट ही नहीं अगर बन पाया है तो आप समझ सकते हो दूसरे की हेल्प क्या करेगा। तो उसके अंदर गिल्ट की भावना यानी अपराध बोध की भावना पनपेगी। उसे ऐसा लगेगा कि मैं जो हूँ कुछ नहीं कर सकता हूँ या मुझे कुछ नहीं आता है, इस तरह की भावना पनपती है। तीसरा जो चौथा आपका स्टेज है वो है 5 से 13 साल का। इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी होती है। बच्चा जो है स्कूल गोइंग हो जाता है तो वहाँ पे जो है बच्चे का जो है अपना इमेज बनने लगता है, अपनी आइडेंटिटी बनने लगती है। तो जैसा उसको बाहर से रिस्पांस मिलता है, उसको एप्रिशिएशन मिलता है, उसको तारीफ उसकी होती है उसके कामों को, ये जैसे भी, तो उस तरह से वो बिहेव करता है। अगर उसकी बहुत सारे लोग तारीफ करें, अरे वाह क्या बच्चा है ये है, तो और ज़्यादा हार्डवर्क करेगा और उस इमेज को बनाने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके अंदर जो है हीन भावना पनपेगी, इन्फीरियरिटी आएगी, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसे लगेगा कि वो यूजलेस है, बाकी लोगों के लायक नहीं है, मतलब इस तरह की भावना आएगी। 13 से 21 साल के बच्चे में क्या आती है? तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यहाँ पे जो बच्चे में जो इंसान में डेवलप करता है, या तो वो अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, बनाने की कोशिश करता है या बनाने के रास्ते पे होता है, या फिर वो कंफ्यूज होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं। अभी तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाया लाइफ में कि उसको करना क्या है। 21 से 39 साल के बच्चे में इंटीमेसी एंड आइसोलेशन की भावना आती है। अगर सब कुछ सक्सेसफुल चल रहा है तो इंटीमेसी का मतलब होता है किसी के साथ रहना, किसी के साथ रिलेशन शेयर करना, जैसे कि शादी हो जाना, बच्चे होना, फैमिली आगे बढ़ाना, ये। या फिर वो अकेला रह जाता है, अगर वो कहीं उसकी अगर आगे के सारे पहले के जो भी स्टेजेस उसमें फेल हुआ है तो जाहिर सी बात है उसको उस तरह की लाइफ नहीं मिलती है, तो अपने आप को बहुत ही अकेला फील करता है। 40 से 65 साल का, तो यहाँ पे होता है जनरेटिविटी यानी उत्पादकता या स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी का मतलब होता है कि अगर वो सब कुछ सक्सेसफुल जा रहा है तो अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को कैसे आगे ले जाना है, किस तरह से और प्रोडक्टिविटी बनानी है, अपने बच्चे की, अपनी फैमिली की लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, उनको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं, इसमें और काम करेगा। अगर उल्टा हो रहा है, उसकी में निगेटिव आ रही है, तो एक जगह रुक सा जाएगा, वो कुछ ना कर पाएगा और ना उसका विकास हो पाएगा, ना ही वो सोच पाएगा कि उसको क्या करना है, वहीं ठहर जाएगा।
आपका लास्ट स्टेज है 65 एंड ओल्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जिसको हम लोग हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो ये आपको बोला जाता है संपूर्णता बनाम निराशा। ये लास्ट स्टेज होता है। इसमें जो है इंसान अपने पहले के सारे किए हुए कामों को जो है देखता है, अपने पुरानी चीज़ों को याद करता है, वहाँ पे देखता है, उसको लगता है कि कहाँ उसने गलती की, कहाँ वो सक्सेसफुल रहा। तो अगर उसका सब कुछ लाइफ सक्सेसफुल जा रहा है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको ऐसा लगता है कि अच्छा मैंने सब अच्छा किया। ईगो इंटीग्रिटी होती है, उसको अपने ऊपर प्राउड होता है। लेकिन अगर उल्टा हुआ रहता है तो उसको निराशा होती है, उसको डिसअपॉइंटमेंट होता है। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरीके से एरिक्सन ने जो है इन सारी चीज़ों को समझाया है कि कैसे जो है हम फील करते हैं अपनी लाइफ में। अब हम देखेंगे एरिक्सन के सिद्धांत के जो है मेरिट्स क्या क्या है। इस सिद्धांत में व्यक्तित्व के विकास एवं संगठन की व्याख्या करने के लिए समाज एवं स्व व्यक्ति की भूमिकाओं पर समान रूप से बल डाला गया है। एरिक्सन ने इस सिद्धांत में किशोरावस्था को बहुत महत्वपूर्ण माना है। बिल्कुल, एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में आशावादी दृष्टिकोण को अपनाया है। किसी एक अवस्था, मतलब उनका कहना है कि अगर आप किसी एक स्टेज में असफल हो गए हैं तो इसका मतलब नहीं कि आगे के सारे स्टेजेस में आप असफल होंगे। आप चाहें, अगर आपका दृढ़ संकल्प है, आपका विल पावर है, तो आगे के स्टेजेस में आप सफल हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिविटी का साइन है। एरिक्सन के सिद्धांत में जन्म से लेकर मृत्यु तक की मनोसामाजिक घटनाओं को व्यक्तित्व के विकास एवं समन्वय की व्याख्या में शामिल किया गया है, जो अपने आप में एक विशिष्टता है। ठीक है, ये मेरिट इंग्लिश में। डीमेरिट देखते हैं। एरिक्सन ने आवश्यकता से अधिक आशावादी दृष्टिकोण, मतलब ये जो थॉट उन्होंने अपनाया है कि अगर एक में अनसक्सेसफुल हुआ तो दूसरे में सक्सेसफुल हो सकता है। तो एक्चुअली में प्रैक्टिकलिटी के तौर पे देखा जाए कि अगर 1 से 2 में 3 में जो है बच्चा अगर अनसक्सेसफुल हो रहा है तो जाहिर सी बात है चौथे में भी अनसक्सेसफुल होने के ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ आलोचकों के अनुसार एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में फ्रॉइड के व्यक्तित्व सिद्धांत का सरलीकरण ही किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि एरिक्सन के सिद्धांत में जितने तथ्य उपकल्पनाओं की व्याख्या की गई है उनका कोई प्रयोगात्मक समर्थन नहीं है, प्रैक्टिकलिटी में यूज नहीं है। तो ये हुए डीमेरिट्स। ठीक है, और भी है, और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे। तो आज हमने किया फ्रेंड्स एरिक्सन की थ्योरी। एरिक्सन की थ्योरी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ये आती है चाइल्डहुड में। अब कल के क्लास के लिए हम फिर से कोई रिवीजन लेंगे, या फिर अगर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, जो टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम रिवीजन करें, तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कीजिए। डेफिनेटली आपके पॉइंट को और आपके चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा। फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।